सोचे कि भाई मुझे नहीं पता शेयर मार्केट होता क्या है, तो आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे बताएंगे शेयर मार्केट क्या होता है? जो भी है मतलब एक मंच जैसा मैं बोलूं तो जहां पर मतलब जो देश की छोटी और बड़ी कंपनियां हैं जी उनके बिजनेस में, उनके व्यापार में आप एक भागीदार जैसा बन सकते हैं। जी उनके ग्रोथ, मतलब आप चूंकि पूरी कंपनी का, ज्यादातर लोग अपनी कंपनी खुद नहीं खड़ी कर सकते या फिर खुद बिजनेस नहीं जी ये कर सकते, तो कंपनीज में एक शेयर होल्डिंग करके एक पार्ट ऑफ कंपनी आप ओन कर सकते हैं। साथ में एक कंपनी जब ग्रो करेगी, अगर आपको लगता है कि वो अच्छी कंपनी है और उसका फ्यूचर अच्छा है, तो कंपनी ग्रो करेगी, उसके साथ आप भी ग्रो करिएगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा बताया डेफिनेशन। और हम लेमन पे बात करें तो जैसे आपका सब्जी मार्केट होता है, गोल्ड मार्केट होता है, ग्रोसरी मार्केट होता है, क्लॉथ मार्केट होता है, वैसे ही हमारा ये शेयर मार्केट होता है जहाँ पे हम ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी उसको प्लस माइनस कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है सर। इसमें सर अपन अगर बेसिक थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा बिजनेस क्या होता है। कोई भी बिजनेस, एनी टाइप ऑफ बिजनेस जो होता है, उसमें दो चीजें बहुत जरूरी होती है, एक बायर होना चाहिए, एक सेलर होना चाहिए। बेसिक डेफिनेशन ऑफ मार्केट होते हैं बायर और सेलर। अब इसमें हम अगर एक कंपनी परफॉर्मेंस पे बात करें या कंपनी बिहाव पे बात करें, तो उसमें यह होता है कि बिजनेस के अलग अलग मॉडल्स हम देखते हैं मार्केट में। कुछ छोटे दुकानदार होते हैं जिसको हम प्रोप्राइटरशिप कंसर्न कहते हैं, जिसमें एक ही आदमी होता है, वही सारा डिसीजन मेकिंग करता है, एक लो कैपिटल पे इन्वेस्ट होता है। उसका थोड़ा सा बड़ा फॉर्म पे हम जाते हैं तो वो पार्टनरशिप फॉर्म होती है, जिसमें दो या दो से ज्यादा लोगों का एक कंट्रीब्यूशन होता है, जिसमें उनका कैपिटल भी बढ़ता है और थोड़ा सा काम का दायरा बढ़ जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं तो 7 या 7 से ज्यादा लोग होते हैं, तो एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म के रूप में हम काम कर सकते हैं। और उस प्राइवेट लिमिटेड फर्म में हमारे पास बहुत सारे गवर्नमेंट से बेनिफिट्स भी होते हैं, और इसके अलावा हम एक अच्छी खासी कैपिटल इन्वेस्ट करके काम कर सकते हैं। लेकिन ये तीनों ऐसे लोग हैं जो बाजार से पैसा नहीं उठा सकते। ये तीनों प्रोप्राइटर पार्टनरशिप और प्राइवेट लिमिटेड कंसर्न में इनको अपनी ऑन कैपिटल को इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर हम मार्केट से पैसा उठाने की बात करें तो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती है जिनको ये राइट्स होता है कि वो बाजार में जाए और अपने बिजनेस के लिए कैपिटल को रेस करें। तो हम जो शेयर मार्केट में बात करते हैं वो सारी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती है जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती है, और जिसके माध्यम से वो एक अच्छा खासा पैसा उठा के अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करते हैं। और जिनसे भी पैसा लिया जाता है उनसे एज ए लोन नहीं लिया जाता, उनको ऑनरशिप दी जाती है। उनको ये बोला जाता है कि जिस रेशियो में जितना पैसा दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप उस कंपनी के ओनर हैं, उस कंपनी के आप पार्टनर हैं। तो ये आपका पब्लिक लिमिटेड होता है। अब अपनी बात आई है यहाँ पे कि भाई शेयर मार्केट में काम कैसे होता है या कैसे कब स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखते हैं। शेयर मार्केट जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड काम करता है। अगर हम बात करें तो इंडिया के अलावा बड़े बड़े जितनी भी कंट्रीज होती है वहां पे मार्केट काम करता है। सबका अपना अपना वहाँ की जो भी लोकल कंपनीज होती है वो लिस्टेड होती है। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज होती है शेयर मार्केट जो होता है वो एक कंट्री की ग्रोथ को इंडिकेट करता है। वो ये दिखाता है कि उस कंट्री के अंदर कितना पोटेंशियल है। जैसे हम बात करें तो हमारे यहाँ इंडिया के अंदर 2 स्टॉक एक्सचेंज है जो लिस्टेड है जिसपे हम काम कर सकते हैं। पहला है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बीएसई बोलते हैं। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1875, मतलब 1875 में ये बना था, इसकी स्टार्टिंग हुई थी। और जिस समय स्टार्टिंग हुई थी ये गुजरात के कुछ व्यापारी लोग थे, इन्होंने स्टार्ट किया था। बॉम्बे में एक छोटा सा मैदान था, एक पेड़ के नीचे से इन्होंने अपना वर्किंग वहां पे स्टार्ट किया था।
और उस जमाने में सारी चीजें विदाउट रेगुलेशन होती थी, केवल लोगों की बात और लोगों की जबान के ऊपर। पर धीरे धीरे सब सिस्टमेटिक होता गया और आज की डेट में ये 100% प्रूफ एंड प्रूवन सिस्टम है, जो कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर बेस्ड है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में लिस्टेड चालू हुआ था काम इसका, और आज की डेट में ये वर्ल्ड का 8th स्टॉक एक्सचेंज है। मतलब लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो इसका रैंकिंग 8वें नंबर पे आती है। और आज की डेट में यहाँ पे जो काम होता है वो $4.9 ट्रिलियन का होता है। मतलब अगर हम बात करें तो एक कंट्री की जीडीपी जितनी होती है वहाँ वो ऑलरेडी एक्सचेंज में वर्थ होती है, वहां पे काम होता है। दूसरा हमारा एक्सचेंज जो है वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी। एनएससी एस्टेब्लिश्ड हुआ था जून 93 में, और ये जो है जून 93 में हुआ था, और ये टोटल 100% इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पे स्टार्ट हुआ था। ये जो है ये वर्ल्ड का 7th पोजीशन पे आता है, और इसका जो मार्केट कैप है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो $4.6 ट्रिलियन है। मतलब ये इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन तो बीएससी से कम है, बट इसके रैंकिंग जो है, इसके जो टर्नओवर आता है वो 7th नंबर की पोजीशन इसको वर्ल्ड में देता है। अरे रिकॉर्ड हो रहा है यार, वो मैसेज भी रिकॉर्ड हो जाएगा। ये अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो वर्ल्ड में सबसे पहला जो स्टॉक एक्सचेंज हुआ था वो लंदन न्यूयॉर्क में स्टार्ट हुआ था 1800 में। और आज की डेट में भी हम देखें तो न्यूयॉर्क जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका नाम नैस्डैक आता है, और नैस्डैक होने के कारण मतलब वर्ल्ड के टॉप 3 में नैस्डैक का नाम आता है। अब हम बात करते हैं कि भाई शेयर मार्केट क्यों जरूरी है। देखिए हमारे पास इन्वेस्टमेंट के तो बहुत सारे टूल्स हैं। अगर हम आज भी बात करें तो इंडिया में 7% पॉपुलेशन का जो पेनिट्रेशन है वो शेयर मार्केट में आता है। बाकी 93% लोग जो अपना पैसा बचाते हैं वो दूसरे इन्वेस्टमेंट के टूल्स को यूज करते हैं। तो वाई शेयर मार्केट, क्यों शेयर मार्केट में करना चाहिए? मैडम वैभव जी थोड़ा सा बताएं। हायर रेट ऑफ रिटर्न जी, तो आप किसी डेट इंस्ट्रूमेंट में अगर लगाते हैं या फिर जैसे गोल्ड में लगाते हैं तो गोल्ड का तो जैसे साइक्लिक रहता है। गोल्ड का इनफैक्ट जैसा जनरली बोलते हैं कि दुनिया की इकोनॉमीज जिस डायरेक्शन में जाती है गोल्ड उसके उल्टे डायरेक्शन में जाता है। जब इकोनॉमीज अच्छी जा रही होती है उस समय गोल्ड का रेट कम रहता है, मतलब बढ़ नहीं रहा होता है, क्योंकि लोग उस समय इक्विटीज में, स्टॉक मार्केट में या फिर प्रॉपर्टी में लगाते हैं। लेकिन जब मार्केट खराब होता है, नौकरियां जा रही होती हैं, तो लोगों को ये डर रहता है कि भाई शेयर मार्केट डाउन होगा या फिर प्रॉपर्टी के रेट्स कम होने लगेंगे क्योंकि लोग खरीदेंगे नहीं। तो उस कारण फिर लोग सोचते हैं कि भाई कम रिटर्न का ही सही, लेकिन गोल्ड तो लेना फिर भी बेटर है, कुछ तो बढ़ेगा। जी सर। लेकिन वही है कि उसके कारण ओवरऑल रेट ऑफ रिटर्न जो गोल्ड का है या फिर डेट इंस्ट्रूमेंट्स इनका कम होता है। रिस्क ज्यादा रहता है इक्विटी में, लेकिन शेयर मार्केट में, लेकिन अगर अच्छे से इन्वेस्ट किया जाए तो रिटर्न के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। जी सर, बेसिकली आपने जैसे बताया बिल्कुल सही है सर। एक तो हायर रिटर्न होता है इसमें, हायर रिटर्न के लिए इक्विटी मार्केट लोगों को अट्रैक्ट करता है सर। दूसरा इसका सबसे बड़ा रीजन होता है ये इन्फ्लेशन को बीट करता है। अगर हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट की बात करें, लाइक आपका बैंक एफडी है, गोल्ड है, प्रॉपर्टी है, या किसी भी प्रकार का कुछ भी इन्वेस्टमेंट है, एनएससी है, केवीपी है, पोस्ट ऑफिस में है, बैंक से, सीनियर सिटीजन स्कीम से, मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट में हम बात करते हैं तो उसका हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 7.5% आता है, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस पॉलिसी। लेकिन अगर हम बात करें तो इन्फ्लेशन जो है वो गवर्नमेंट डाटा डिक्लेयर करती है 6.5 पे, बट एक्चुअल इन्फ्लेशन है वो 11 से 12% का आता है, जिसमें मेजरली रोल प्ले करता है एजुकेशन और मेडिकल। तो अगर हम इसको एक लेमैन पे बात करें, लैंग्वेज में समझे, तो ये समझा जाए कि भाई अगर हम 7% का हम रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं पीपीएफ में या एनएससी में या किसी भी डेट इंस्ट्रूमेंट में,
और उसके एवज में हमको 11 से 12 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। मतलब हम 7 रुपए कमा रहे हैं और 12 रुपए खर्च कर रहे हैं। तो जो 5 रुपए का गैप है, ये धीरे धीरे हमारी सारी कैपिटल को खत्म कर देगा। मतलब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ग्रोथ के लिए, बट एक्चुअली में ये डी ग्रोथ हो रहा है। धीरे धीरे पैसा, हमारा कैपिटल जो है वो खत्म हो जाएगी। अब हमको ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो 11-12% की इन्फ्लेशन को बीट करे। तो आज की डेट में इंडिया में केवल दो ही ऐसे इन्वेस्टमेंट पॉइंट है जहाँ पे हम कर सकते हैं, शेयर मार्केट, इक्विटी मार्केट, या फिर दूसरा म्यूचुअल फंड। अगर हम डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते तो म्यूचुअल फंड के थ्रू करेंगे, म्यूचुअल फंड का एक अलग क्लास चलेगा। और अगर हम इक्विटी पे जाते हैं तो इक्विटी का जो रिकॉर्ड रहा है, इसका 18 से 19% का एवरेज रिटर्न रहा है, जिसमें सारे अप डाउन देखें। 3 बार प्राइम मिनिस्टर बदल गए, वो भी देख लिया। 2 बार स्लो डाउन हुआ, वो भी देखा। और वर्ल्ड वार को, कारगिल युद्ध भी देखे, ईरान इराक का युद्ध भी देखा, रशिया यूक्रेन भी देखा। मतलब वर्ल्ड वाइड जितने भी इंसिडेंट हुए वो सारे कंसीडर करने के बाद भी इसका एवरेज रिटर्न जो है वो 18-19% आता है। तो हम बोल सकते हैं हायर रिटर्न इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए। और सबसे बड़ी एक चीज और इसको अट्रैक्ट करती है इस मार्केट में, वो है इजी और फ्लेक्सिबल। आज सपोज दैट आपने एक 1 CR का कोई मकान लिया और 4 महीने बाद आपको 20 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई, तो उस प्रॉपर्टी को सेल आउट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप बेचेंगे भी तो पूरा 1 CR का मकान हो सकता है 90 लाख में बिके, हो सकता है 80 लाख में बिके, है ना। लेकिन आपको एक्चुअल में 20 लाख की जरूरत थी। लेकिन शेयर मार्केट में ऐसा नहीं है। अगर आपके पास 1 करोड़ का पोर्टफोलियो भी और आपको 20 लाख की जरूरत है, तो आप 20 लाख रुपए में 20 लाख के शेयर्स बेच के आप अपने जरूरत को पूरा कर सकते हैं। और 2 महीने 4 महीने बाद जब भी आप पे फंड आता है, आप वापस से उसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये इजी और फ्लेक्सिबल होने के कारण लोगों को एक बहुत अच्छा एसेट क्लास में माना जाता है। और सबसे एक और मेजर पॉइंट है, वो होता है आपका मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। आपके किसी भी एसेट क्लास में कंपाउंडिंग नहीं होता, लेकिन इसके अंदर एक कंपाउंडिंग होता है। आज आपने कोई चीज ली है तो उसकी ग्रोथ तो है ही, कैपिटलाइजेशन, उसके अलावा उसमें अलग अलग तरीके से रिटर्न होता है, लाइक बोनस होता है, डिविडेंड होता है। ये सारी चीजें उसको कंपाउंडेड करती है, जो हम किसी दूसरे एसेट्स क्लास में नहीं ले सकते। प्लस इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का एडिशनल कोई खर्चा नहीं करना पड़ता है। सपोज दैट आज आपने गोल्ड लिया, तो गोल्ड को रखने के लिए, पहनने में तो रिस्क है ही, रखने के लिए लॉकर चाहिए, लॉकर का रेंट पे करना है। मकान लिया तो उसको मेंटेनेंस करना है, गवर्नमेंट के टैक्सेस पे करने, ये सारी चीजें करनी है, एडिशनल एक्सपेंसेस। बट शेयर मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है। जो भी लिया आपने, आपके डीमेट फॉर्म में गया और आप वहां से उसका यूज कर सकते हैं। आवाज भी रिकॉर्ड हो रही है, जैसे सुबह हुई थी। तो ये सारे कारण हैं जो अट्रैक्ट करते हैं कि शेयर मार्केट में लोगों को पैसा डालना चाहिए, पैसे को मल्टीपल करना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसमें कि मार्केट वर्क कैसे करता है। जैसे कि अपने शुरू में बात की थी, कोई भी मार्केट हो, इवन सब्जी मार्केट भी होता है, तो उसके लिए भी आपको एक बायर एक सेलर चाहिए होता है। यहाँ पर भी सेम कंडीशन होती है। पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है वो बायर सेलर के अकॉर्डिंग चलता है। और सबसे बड़ी बात, जो भी कंपनीज के रेट है, वो सारी चीजों का डिसीजन भी जो होता है वो बायर सेलर या डिमांड के ऊपर होता है। अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा है, बायर ज्यादा है, तो ऑब्वियसली उस कंपनी के प्राइसेस बढ़ेंगे। किसी कंपनी में सेलर ज्यादा है, डिमांड लो है, तो उसका मार्केट में प्राइस गिरेंगे। एवरी सेकंड सारे जो प्राइसेस होते हैं वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं और आपको ऑन स्क्रीन वो दिखते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम ये होती है कि ये ऑल ओवर इंडिया ये पूरा मार्केट सिस्टम जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चलता है। अब इसमें अगर मुझे कोई चीज खरीदनी है तो मैं अपना ऑर्डर पंच करूंगा, ले लूंगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता सेलर कौन है। अब प्रॉब्लम ये आती है, मैं पहले पैसा भेजूं, सेलर कौन है, वो मुझे शेयर दे नहीं दे, सेलर सोचता मैं शेयर दूं तो और मुझे पैसा नहीं है। तो इन दोनों के बीच में एक मीडिएटर होता है जिसे बोलते हैं स्टॉक ब्रोकर। ब्रोकर जो होता है वो दोनों बायर और सेलर के बीच का काम करता है और
ब्रोकर जो होता है वो रजिस्टर्ड ब्रोकर होता है, वो किसी न किसी एक्सचेंज का मेंबर होता है, या तो वो आइदर बीएससी का मेंबर होगा या एनएससी का मेंबर होगा। और ये पूरे सिस्टम का जो कंट्रोलिंग सिस्टम होता है या जो कंट्रोलर होता है वो होता है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी जो है, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 अप्रैल 92 में, और ये भारत सरकार का एक स्वतंत्र संस्था है, जिसमें डायरेक्टर की जो अपॉइंटमेंट होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होता है, और जो सीधा फाइनेंस मिनिस्ट्री को लायबल होता है रिपोर्टिंग के लिए। अब बात आती है कि भाई सेबी की जरूरत क्यों पड़ी। सेबी की जरूरत तो इसलिए पड़ी कि एक तो जो भी कस्टमर्स होते हैं, बायर्स और सेलर्स होते हैं, उनके हितों की रक्षा के लिए। क्योंकि आपने देखा होगा अभी कुछ समय पहले जब रेगुलेशन उतने स्ट्रांग नहीं थे, तो एक मूवी आई थी स्कैम 92 हर्षद मेहता के ऊपर। देखिए आप में से किसी ने? देखी तो नहीं है, लेकिन हर्षद मेहता के बारे में थोड़ा बहुत पता है, देखी नहीं है मैंने। है ना? हर्षद मेहता क्या था? हर्षद मेहता उस जमाने का वन ऑफ द लीडिंग ब्रोकर थे 1992 के समय में, और उन्होंने पहली बार लोगों को ये बताया था कि शेयर मार्केट होता क्या है। मतलब इनफैक्ट उसके पहले तक लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन हर्षद मेहता वो ब्रोकर थे जिसने मतलब गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पान वालों तक को ये बताया था कि भाई शेयर मार्केट होता क्या है, कैसे उसमें काम होता है, और कैसे लोग रातों रात पैसा कमाते हैं। बिकॉज उस समय के हिसाब से 92 के हिसाब से कुछ भी ऐसा रूल्स रेगुलेशन इतने स्ट्रांग नहीं थे। जो सिस्टम के लूप होल्स से उसका काफी फायदा उठाया उन्होंने और अच्छा पैसा कमाया। बट वही होता है कि भाई गलत गलत ही होता है। लेकिन धीरे धीरे इन सब चीजों के बाद जब सेबी को ये पता चला, जब ये गवर्नमेंट को पता चला कि भाई इस टाइप की चीजें अगर ये बार बार हो गई तो एक फेथ कमजोर होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आता, और जो पब्लिक है वैसे ही उसका पेनिट्रेशन कम है 7%, तो वो आज की डेट में, तो उस जमाने में तो मुश्किल से 2-2.5% होते थे जो लोग मार्केट में काम करते थे, तो लोगों का भरोसा टूटता है। तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेबी की स्थापना की कि भाई आप ये चीजें देखें, कंपनियों पे नियंत्रण करें, ब्रोकर्स के लिए रूल रेगुलेशन रखे, साथ ही इन्वेस्टर के लिए सिस्टम बने ताकि उनका किसी प्रकार का लॉस नहीं हो। तो अभी तक अपन ने जो भी देखा, बेसिकली अगर इसमें किसी का कोई क्वेश्चन बनता है तो अपन बात कर सकते हैं। गौरव जी क्लियर हो रहा है चीजें? जी दीप्ति जी आपको क्लियर हो रही है सब? जी सर क्लियर है, बहुत अच्छे से आपने समझाया है ना। मतलब बेसिक हम ये बात कर रहे हैं कि भाई क्यों शेयर मार्केट होना चाहिए और कैसे काम करता है, ठीक है ना। जी। अब हम बात करते हैं, चूंकि अभी हमने बात की 2 स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, बीएससी एनएससी। अब हर चीज को नापने का, भाई आपने पेपर में भी पढ़ा होगा, आप लोग खुद भी ट्रेड करते हैं, आपको पता है कि हम ये चीज देखते हैं कि भाई आज मार्केट बढ़ गया, पेपर में पढ़ने में आता है कि आज सेंसेक्स ने 1000 पॉइंट की छलांग लगाई, इतना इतना पैसा बढ़ गया, अंबानी वापस नंबर 1 आ गए, अडानी नंबर 2 आ गए। तो वो कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में मार्केट के अंदर इस समय 7,500 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है जो वर्किंग होती है, जिसमें से करीब करीब 6,000 कंपनियां बीएससी पे लिस्टेड है। तो उसको कैसे नापे? तो उसको नापने के लिए पैमाना होता है। अगर हम बीएससी को नापते हैं तो उस पैमाने का नाम होता है सेंसेक्स। जब बीएससी स्टार्ट हुआ था 1979 में एक ऑफिशियली फॉर्मेशन के रूप में, उस समय बीएससी का जो सेंसेक्स था वो 100 से स्टार्ट हुआ था। तो
अगर हम उसमें बात करें तो आज की डेट में जो सेंसेक्स है वो आप देखिए तो 70,000 73,000 क्रॉस कर गया। मतलब उस समय के 100 रुपए आज के 73,000 रुपए हैं। इसमें बीएससी सेंसेक्स को जो नापने का पैमाना होता है उसमें टॉप 100 कंपनीज जो होती है कैपिटलाइजेशन में वो काउंट की जाती है। और इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं तो एनएससी को जो कैलकुलेट करने का पैमाना होता है वो कहलाता है निफ्टी। निफ्टी में टॉप 50 कंपनियां जो होती है ए ग्रुप की या जिनका कैपिटलाइजेशन ज्यादा होता है टॉप 50 में, उसके बेस पे हम ये काउंट करते हैं कि आज मार्केट कितना बढ़ा, कितना कम हुआ। और हर कंपनी का एक वेटेज होता है। जैसे हम बात करें तो आज के डेट में इंडियन शेयर मार्केट में रिलायंस इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा वेटेज है जो करीब करीब 8.2 के आसपास का बनता है। इसके अलावा इसमें एल&टी है, टाटा ग्रुप की कंपनियां हैं, हिंदुस्तान लीवर है, आईटीसी है, ऐसे करके टॉप 100 और टॉप 50 कंपनियों का एक पैमाना होता है। नीलेश जी, एक डाउट है मेरा एक्चुअली। हाँ जी, जैसा आपने कहा कि जैसे बीएससी में मान के चलिए जैसे 5,000 के आसपास अगर स्टॉक्स लिस्टेड है जी, लेकिन जो आपने बताया कि जो बीएससी का कितना उतार या कितना चढ़ाव हुआ है एक दिन में, जी, ये जो टॉप की 100 स्टॉक्स है, टॉप जी, सबसे बड़ी 100 स्टॉक्स जी, बोल रहे हैं, जी, सिर्फ तो उनके बेसिस पर ही है। मतलब 5,000 में ट्रेडिंग जो हुई, लेकिन उसमें पहले जो 100 टॉप के 100 शेयर्स हैं वो कितने अप या डाउन हुए उसके बेसिस पे रहेगा कि आज बीएससी कितना अप या डाउन हुआ क्या? हाँ सर, सेंसेक्स को जो नापने का पैमाना है वो वही कहलाता है। जो टॉप 100 कंपनीज है उसमें डाउन होता है। कई बार आपने एक बात और भी देखी होगी, कई बार आपने महसूस किया होगा मार्केट डाउन हुआ, लेकिन जो छोटे स्टॉक्स है या जो मिड कैप कंपनीज है वो काफी बढ़ गए। हाँ, मतलब मैंने इनफैक्ट अभी उसका उल्टा देखा है। अभी जब वो उल्टा भी देखा होगा पहले जब क्रैश हुआ था वो छोटे स्टॉक्स और मिड कैप काफी क्रैश हुए थे, 8-10% एक दिन में हुए थे और मार्केट उतना ज्यादा नहीं हुआ था। मार्केट नहीं हुआ था क्योंकि मार्केट को जब हम काउंट करते हैं वो टॉप 100 कंपनीज है। अगर मार्केट आपका किस दिन डाउन माना मतलब इफेक्ट आता है, जैसे रिलायंस है, अगर रिलायंस किसी दिन 5% मार्केट में डाउन हुआ तो सेंसेक्स 700-800 पॉइंट डाउन हो जाएगा क्योंकि उसका वेटेज है। एसबीआई डाउन हुआ तो हो जाएगा, लेकिन अगर ये टॉप 50 कंपनीज में डाउनफॉल्स नहीं आया, 1 या 2% डाउन होता है तो मार्केट उतना नहीं गिरेगा, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप और दूसरे जो छोटी कंपनियां है वो ज्यादा गिर सकते हैं। अच्छा, ये एक्चुअली मुझे पता नहीं था। ये तो मैं खुद एक्चुअली सोचता था कि ऐसा कैसे है कि मतलब जो मैं स्टॉक्स बहुत सारे ये कर रहा हूँ, सब रेड में है, सारा पोर्टफोलियो तो जो सारे वॉच लिस्ट में रेड में, और मार्केट देख रहा हूँ तो ज्यादा कुछ हिला ही नहीं है। जी, तो ये होता है सर, इस टाइप से होता है। इसमें भी एक और चीज होती है, हम कैटेगरी वाइज अगर बात करते हैं कैपिटलाइजेशन के बारे में तो एक्सचेंज उसको 4 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट करता है सर। सबसे पहले होता है लार्ज कैप कैटेगरी। जो बीएससी के टॉप 100 आते हैं वो लार्ज कैप कैटेगरी से ही आते हैं, और एनएससी के 50 जो होते हैं वो तो प्योर लार्ज कैप होते हैं। उसमें लार्ज कैप का पैमाना क्या होता है एक्सचेंज का, $10 बिलियन से लेकर $200 बिलियन के बीच में। अगर किसी कंपनी का कैपिटलाइजेशन है $10 बिलियन से $200 बिलियन के बीच में तो वो लार्ज कैप कैटेगरी में आती है। उसके बाद $200 बिलियन से ज्यादा मार्केट कैप वाली लार्ज कैप में लार्ज कैप ही कहलाता है, लेकिन एक जो काउंटिंग के लिए वो 10 से 200 के बीच में रखा है उन्होंने। हाँ, क्योंकि शायद टीसीएस उसके आसपास पहुंच गई है ना, 15 लाख करोड़, ये तो तकरीबन $180 बिलियन के आसपास पहुंच गई। इसलिए पूछ रहा था कि जी लार्ज कैप उसके मतलब उसके ऊपर तो सारा लार्ज कैप में ही आएगा, उसके ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है जी। दूसरी कैटेगरी सर इसकी मिड कैप है। मिड कैप का जो कैपिटलाइजेशन है वो $2 बिलियन से लेकर $10 बिलियन के बीच में। और तीसरी कैटेगरी इसमें स्मॉल कैप है जो $250 मिलियन से लेकर $2 बिलियन के बीच में। और चौथी कैटेगरी अभी जो इन्होंने कुछ दिन पहले ही बनाई है वो माइक्रो कैप है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप। माइक्रो कैप में जो है वो $1 मिलियन से लेके
$250 मिलियन के बीच में। जो छोटी छोटी कंपनीज आती है आपके स्मॉल कैप, स्मॉल का छोटा माइक्रो। तो ये बेसिकली जो कैपिटलाइजेशन रखा है वो 4 कैटेगरी में है, लार्ज, मिड, स्मॉल और माइक्रो कैप में। और इसमें हम बात करते हैं तो लार्ज कैप में टॉप 100 कंपनीज आती है 1 to 100 में। मिड कैप में 101 से 250 के बीच की कंपनी आती है जो सेंसेक्स में इफेक्ट करती है वॉल्यूम वाइज। तो आपका एक ये चीज होती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमने शेयर मार्केट के अंदर एक अच्छी चीज होती है, एक बुरी चीज होती है। एक अच्छी चीज ये होती है कि भाई इसमें हम n नंबर्स तक काम कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है। और लिमिटेशंस में हम बात करें या बुरी चीज में हम बात करें तो इसके अंदर एंट्री करने के लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी होती है सर। पहली चीज होती है आपके पास इसमें एक नॉलेज होना चाहिए। अगर शेयर मार्केट में हम ये सोचे कि भाई ऑन बिहाफ ऑफ मी कोई दूसरा काम करेगा तो हम बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं, क्योंकि विदाउट नॉलेज अगर हमने कोई भी गलती करी तो उसकी जो पेनल्टी होती है वो हमारी कैपिटल लॉस होता है। तो बेसिक हमको नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज के साथ साथ हमारी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, हमको अपडेट होना चाहिए मार्केट का, ग्लोबल इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, क्योंकि ये इतना सेंसिटिव मार्केट होता है कि अगर अमेरिका में मतलब ये बोला जाता है कि वहां के प्राइम मिनिस्टर को अगर छींक भी आती है तो मार्केट 100-200 पॉइंट तक गिर जाएगा। तो काफी सेंसिटिव है जिसपे सारी चीजों का इफेक्ट पड़ता है। वर्ल्ड की डॉलर का इफेक्ट पड़ेगा, गोल्ड का इफेक्ट पड़ता है, वर्ल्ड में कहीं भी कुछ भी अनिश्चितता है, वार है, कुछ भी प्रॉब्लम, उसका इफेक्ट पड़ता है। किसी दो देशों के बीच में कोई प्रॉब्लम आ गई उसका इफेक्ट पड़ता है। मतलब हर चीज इस मार्केट को इफेक्टेड करती है, क्योंकि इतना सेंसिटिव मार्केट है ये कि छोटी छोटी चीजें यहाँ पे प्रॉब्लम में आती है। जैसे अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा हिडनबर्ग ने एक गौतम अडानी के ऊपर एक रिपोर्ट पब्लिश की थी कि भाई अडानी ग्रुप में जो होता है वो इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है और थोड़ा सा मैनिपुलेटेड हो रहा है मार्केट में। और उसका इफेक्ट ये हुआ था कि अडानी के शेयर 7 दिन में करीब 50% डाउन हो गए। मतलब जिस दिन रिपोर्ट आई उस दिन सब सारे शेयर पर लोअर सर्किट लगा। लोअर सर्किट क्या है अपन बाद में बात करते हैं। और कुल मिला के वो 7 दिन में करीब करीब 50% उसका वैल्यू हो गई। जो गौतम अडानी टॉप 10 रिचेस्ट में आते थे वो टॉप 50 से भी बाहर निकल गए। अब यहाँ पे इस कंडीशन में क्या होता है कि थोड़ा सा अगर मार्केट में अपडेट नहीं है, जबकि हिडनबर्ग जो थी वो ऑर्गेनाइजेशन का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है, वो काफी सारी प्रॉब्लम पहले भी उसने रिलायंस के साथ भी ऐसे इश्यूज किए थे। मतलब इंडिया की कोई भी कंपनी अगर बढ़ती है या कोई भी ग्रुप बढ़ रहा है तो उसके लिए वो थोड़ा सा नेगेटिव माइंडसेट रखते हैं। तो इस कंडीशन में जब लेकिन वो 1 हफ्ते 10 दिन बाद जब नीट एंड क्लीन बाहर आए तो मार्केट में वापस अप हो गया। मतलब उनके शेयर जहां से गिरे थे उससे वो 4-5% प्लस में आ गए। अब यहाँ पे एक चीज समझने की होती है कि भाई अगर मार्केट में हमारे पास पैशंस नहीं है, हम इस चीज को कैरी नहीं कर पा रहे, अपने रिस्क कैरिंग कैपेसिटी को हम जज नहीं कर पा रहे, या हम पैशंस नहीं रख पा रहे और हमने पैनिक होके बेच दिया तो वो लॉस बुक हो जाएगा। लेकिन अगर हमने उसको होल्ड किया, क्योंकि हमने जब हम कोई कंपनी खरीदते तो यूजुअली अगर आप टिप पे काम नहीं कर रहे, आप किसी स्टडी पे लेके या आप फंडामेंटल पे काम कर रहे हैं, तो आप ये मान के चल रहे कि भाई मैं इस कंपनी में कोई शेयर खरीद रहा हूँ XYZ किसी भी कंपनी का, तो इसका मतलब है कि मैं उसकी ओनरशिप ले रहा हूँ। मैं ये सोच के खरीद रहा हूँ कि भाई जो कंपनी आज काम कर रही है आने वाले 2 साल बाद 3 साल बाद इससे बेटर परफॉर्म करेगी, है ना। तो भी इसीलिए तो हम शेयर खरीद रहे हैं। लेकिन अगर हम ऐसे छोटी छोटी चीजों पर पैनिक और भेज दें तो हम अपना कैपिटल का लॉस करेंगे। तो नॉलेज में हमको थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट के बारे में अपडेट होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि भाई ये चीज हो रही है तो उसका हमारी कंट्री पे कितना इफेक्ट हो रहा है। जैसे अभी इजराइल और फिलिस्तीन का जब युद्ध हुआ था उस दिन मार्केट गिरा था,
बट जब मार्केट के जो विशेषज्ञ इन्होंने जब स्टडी की तो उनका ये मानना था कि भाई ना इजराइल से ना फिलिस्तीन से हमारे कोई भी ट्रेड रिलेशनशिप नहीं है। इजराइल के साथ हमारा 2 या 3% पे बैठता है ट्रेड रिलेशन, और फिलिस्तीन से तो बिल्कुल ही नहीं है। यानी हमारे मार्केट को उस युद्ध से कोई डायरेक्टली कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगले दिन उसको वापस रिकवर कर लिया। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि भी नॉलेज है तो नॉलेज अप टू डेट होना चाहिए थोड़ा सा, उसके लिए बहुत ज्यादा नहीं है, बस जस्ट अपने को ये पता होना चाहिए कि भाई वर्ल्ड में जो भी चीजें हो रही है उसका क्या इफेक्ट आ रहा है। इसमें एक फैक्टर और बहुत काम करता है, जैसे क्रूड ऑयल है। क्रूड ऑयल जो है वो बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होता है शेयर मार्केट को, सेंसेक्स को ऊपर नीचे करने के लिए। गोल्ड के रेट्स बहुत डिसाइडिंग होते हैं, डॉलर रूपी डॉलर का जो प्राइसिंग होता है वो बहुत डिसाइड करता है। तो इस टाइप की छोटी छोटी चीज है, अगर हम मुश्किल से 5-10 मिनट भी अपना पर डे देते हैं इन सब चीजों पे, तो वो काफी चीजें हम अपनी बैलेंस कर सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं। क्योंकि हम बात करें तो अभी हमारी इकोनॉमी जो है वो काफी कम है वर्ल्ड वाइड लेवल पे। आज हम बात करें तो अमेरिका में, यूएस में वहाँ की जो पब्लिक है उसका 46% स्टॉक मार्केट में पेनिट्रेशन है। मतलब 100 में से 46 लोग शेयर मार्केट में डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसा लगाते हैं। जहां हमारे देश में 100 में से 7 लोग लगाते हैं, 7% है, वहाँ 46% है। और इसीलिए उनका जो मार्केट है, हमारा अगर हम बात करें तो एनएससी $4.6 ट्रिलियन का मार्केट है, उनका जो मार्केट है वो $49.65 ट्रिलियन का मार्केट है। मतलब हमसे 10 गुना ज्यादा उनका मार्केट है। तो वहां के मार्केट में अगर अप डाउन आते तो 100% हमारा मार्केट उससे इफेक्ट होता है, क्योंकि हम उनको देख के ड्राइव कर रहे हैं, उनको देख के हमारा मार्केट चलता है कि भाई वहां पे क्या स्थिति रही तो उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। और एशिया में हमारी जो पोजीशन है वो बहुत अच्छी है, तो हमको देख के छोटे छोटे मार्केट चलते हैं कि भाई आज इंडिया का मार्केट पॉजिटिव है तो हमारा मार्केट ठीक है, फिर चलना चाहिए पॉजिटिव। तो ये वाइज वर्सा पूरा वर्ल्ड जो है वो कहीं ना कहीं आपस में बंधा हुआ है। पूरे वर्ल्ड में एक इकोनॉमी जो है वो ग्लोबलाइजेशन होने के कारण कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। आज हम ये नहीं सोच सकते कि भाई यूएस की इकोनॉमी खराब हो गई तो हमको कोई फर्क नहीं पड़े। भाई इसका भी एक एग्जांपल है, आप लोग जी आप 2008 में थे क्या मार्केट में? मार्केट में मतलब था तो नहीं, लेकिन हाँ फॉलो करता था, न्यूज तो हमेशा से देखता हूँ। अच्छा, तो आपको याद होगा 2008 में लेमन ब्रदर हुआ था यूएस में। जी मेरा वो मैं उस समय विप्रो में था, लेमन ब्रदर्स मेरा क्लाइंट था। अच्छा, तो लेमन ब्रदर बेसिकली क्या था कि भाई वो मतलब टेक्निकली बहुत बड़ा कांड नहीं था, बट अमेरिकन इकोनॉमी के हिसाब से वो पहला बड़ा कांड हुआ था। इसका कारण ये था कि भाई वहां पे जो प्रॉपर्टी के रेट थे उससे ओवर लिवरेज बैंकों ने लोन दे रखे थे, तो क्लाइंट ने पैसा वापस करना मना कर दिया, और ज्यादा अगर प्रेशर डालते तो ये बोलते थे भाई आप ये प्रॉपर्टी ले लो और इसको स्क्वायर ऑफ कर लो। तो अमेरिकन गवर्नमेंट के पास लिक्विडिटी का इश्यू हो गया, और पूरे वर्ल्ड वाइड में मार्केट में 2008 में बहुत बड़ी एक मंदी आई थी, जिसमें हमारा देश बच गया था, क्योंकि हमारी जो बेसिकली सेविंग हैबिट्स है उसने हमारी इकोनॉमी को काफी सेव किया। लेकिन उसका एक वो जो एक ईयर था 2008, वो एक बड़ा मतलब एक एग्जाम्पल, हाई एग्जाम्पल सेट ईयर था। 22 जनवरी 2008 में मार्केट क्रैश हुआ था, और 6 महीने बाद मार्केट ने अपना 70% कवर कर लिया था। मतलब अगर जिसने जनवरी में बेचा माल, उसने आधे से भी कम रेट पे मार्केट में माल खरीदा और वापस दिसंबर तक बेच दिया। तो वो एक एग्जाम्पल था काफी क्लासिक उसमें, कि मार्केट में अमेरिका के कारण हमारा जबकि मार्केट में कोई दिक्कत नहीं थी, हमारी सारी कंपनीज अच्छा काम कर रही थी, सब कुछ अच्छा था, और उस समय मार्केट ने टॉप बनाया था, मार्केट पीक पर आया था। बट यूएस मार्केट में चूंकि डाउन हुआ तो उसके कारण से हमारा मार्केट 50% से ज्यादा क्रैश हुआ था। तो वर्ल्ड वाइड सारी चीजें हम काउंट करना पड़ता है इस मार्केट के अंदर। इसमें हम कहीं भी ये नहीं सोच सकते कि भाई
उस देश की इकोनॉमी से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं ना कहीं पूरा कनेक्टिविटी होती है। तो पहली चीज तो हमने बात करी कि भाई इसमें हमारे को नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए शेयर मार्केट के लिए, बेसिक। दूसरा, हमारे पास पेशेंस लेवल बहुत हाई होना चाहिए। ये बेसिकली 2020 मैच नहीं होता, ये टेस्ट मैच होता है। 5 दिन तक आपको पिच पे टिकना पड़ता है। और हम तो बस ये मान के चले कि आज हमने अगर किसी कंपनी को खरीदा है तो एक तरह से हम आम का पेड़ लगा रहे हैं भाई। उसके लिए हमको 2 साल 3 साल, ग्राफ्टिंग वाला है, हाइब्रिड पेड़ भी है, तो कम से कम 3 साल वेट करना पड़ेगा, तब जाके उसमें फल आते हैं। लेकिन उन 3 साल में उसकी खाद भी देना है, पानी भी देना है, उसकी सुरक्षा भी करनी है। उसी प्रकार हमारा इन्वेस्टमेंट भी होता है। यदि आज हम कोई शेयर्स ले रहे तो हम ये मान के चले कि एक आम का पेड़ लगा रहे हैं, जिसके लिए हमको 2 साल 3 साल एक अच्छा वेट करना चाहिए ताकि उसका एक अच्छा रिटर्न मिले। और अगर इस बीच हो सकता है छोटे मोटे हर्डल्स आए, अप डाउन रहे, क्योंकि मार्केट का नेचर ही पूरा जिगजैग है ना। अगर ये अपना ईसीजी की लाइन होती है ना, वो चलता रहता है। अगर स्ट्रेट हो गया तो मतलब वो डेड हो गया। तो वैसे मार्केट है, अगर मार्केट में मूवमेंट नहीं है, स्ट्रेट हो गया तो कोई काम नहीं करता। उसमें जिगजैग होना चाहिए, थ्रिल होना चाहिए, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। तो पेशेंस, हमारा जो लेवल है पेशेंस, इसमें जितना हम पेशेंस रखेंगे उतना हम इसमें पैसा कमाते हैं। तीसरी चीज मनी होना चाहिए भाई। विदाउट मनी अगर हम तालाब के किनारे बैठ के तैरना, थ्योरेटिकल पार्ट में तैरना सीख रहे, तो हम कभी तैर नहीं पाएंगे। हमको मार्केट में उतरना पड़ेगा, हमको ट्रेड सीखने पड़ेंगे, हमको ट्रेड करने पड़ेंगे, तभी हम इसमें पैसा बना सकते हैं। और सबसे लास्ट चीज होती है, इसमें आपके लिए एक अच्छा मेंटर होना चाहिए, गुड एडवाइजर होना चाहिए। अब एडवाइजर क्यों जरूरी है? आज की डेट में लोग ये कहते हैं कि भाई हम तो ऑनलाइन कर लेंगे, है ना, बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे ऑनलाइन अवेलेबल है। तो मार्केट में जब मार्केट बढ़ता है तो वहां पे हर आदमी एडवाइजर होता है। एक छोटे से छोटा पान वाला, रिक्शे वाला, बॉम्बे में तो बहुत कॉमन चीज है, वो भी आपको टिप देते हैं, वो भी आपको बताते हैं कि भाई आज ये ले लो, कल ये ले लो, परसों ये चल जाएगा, हो जाएगा। तो जब मार्केट बढ़ता है तो वहां पे एडवाइजर का इतना रोल नहीं होता, लेकिन जब मार्केट गिरता है तो आपका पोर्टफोलियो को बचाने के लिए एडवाइजर का बहुत बड़ा रोल होता है। एक मेंटोर का रोल होता है जो आपको रीजन के साथ ये बताए कि भाई हमने ये चीज अगर खरीदी है तो क्यों खरीदी है, क्या सोच के खरीदी थी। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आज हमने चीज खरीदी है तो आज ही प्रॉफिट हो। कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं बात करूं तो आज अगर हम कोई चीज खरीद रहे हैं तो हम 2024 का सोच के नहीं खरीदते। हम सोचते हैं कि आने वाले टाइम में 2024 के बाद 25 में, 26 में इंडिया में क्या विजन होना चाहिए, क्या इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, किस सेक्टर में काम होना चाहिए, वो सोच के खरीद रहे। फॉर एग्जांपल आज मैं बात करूं तो आज बहुत हिटअप है 2 सेक्टर, जिसमें एक है ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। आज इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट शेयर की बात करें तो बहुत कम है, हार्डली वो आज की डेट में 3 या 4% का ही है। लेकिन 25 और 26 तक ये करीब करीब 15 से 20% का शेयर हो जाएगा। तो अगर हम 25-26 का विजन लेके चल रहे हैं तो डेफिनेटली कि अगर वहां पे कंपनियां ग्रोथ करेगी तो हमारा जो स्टॉक हमने लिया है वो भी उस रेशियो में ग्रोथ करेगा। अगर 20% की हम ईयर बाय ईयर ग्रोथ माने किसी भी ईवी कंपनी की, तो हमारा स्टॉक भी 20 से 25% की ग्रोथ करेगा। यानी हम 3 साल में वहां पे पैसा डबल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये सोचे कि भाई आज लिया और 2 महीने बाद या 4 महीने बाद बेचना है, तो फिर मुश्किल वाला काम हो जाएगा। तो हमारा विजन ऐसा होना चाहिए कि आने वाले टाइम में क्या सोच कर रहे हैं, क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज पे काम हो रहा है, गवर्नमेंट का विजन क्या है, वो किस सेक्टर में पैसे को लगा रही है, बजट में किस सेक्टर के लिए वो पैसे को अलॉट कर रही है, वो सारे प्रोविजन को देखते हुए उस पर काम होता है। जो रिसर्च टीम होती है, जो मेंटोर होता है, जो आपका एडवाइजर होता है, उसका काम ही यही होता है बेसिकली कि वो आपके लिए बेस्ट स्टॉक सेलेक्ट करे। और उसमें भी संभव नहीं होता किसी के लिए भी। आज मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ, पर मैं ये भी आज भी बोलता हूँ कि भाई मैं सीख रहा हूँ। उसका कारण ये होता है कि 7,500 स्टॉक का रिसर्च करना
किसी के लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो जो भी ट्रेड्स करते हैं, जो भी ब्रोकर्स होते हैं, उनके लिए अपने 250-300 स्टॉक होते हैं जो उनके फेवरेट होते हैं, जिनके बारे में उनका डीप स्टडी होता है, उसमें वो आपको पैसा बना के देते हैं। तो एक अच्छा मेंटर, एक अच्छा एडवाइजर बहुत जरूरी है, ताकि वो आपको टाइम टू टाइम हेल्प करे, आपको पैसा बनाए। जैसे कि हम, मतलब मेरा एक बेसिक प्रिंसिपल है, मैं ये मानता हूँ कि किसी भी हालत में आपका 1 भी रुपए का लॉस नहीं होना चाहिए, है ना। मेरे साथ अभी दीप्ति जी भी काम कर रहे हैं पिछले 5-6 महीने में, और मैं हमेशा उनको यही बोलता हूँ कि भाई किसी भी हालत में हमको लॉस में नहीं बेचना। कोई भी चीज हमने ली है तो क्यों ली है, उसके पीछे एक लॉजिक है, एक रीजन है, लेकिन बेचेंगे हम प्रॉफिट में। और अभी तक हुआ भी ऐसा ही है। मार्केट में कई बार उनका भी पोर्टफोलियो पूरा रेड हो गया, बट हमने पेशेंस रखा, 2 दिन बाद 4 दिन बाद वो बेचा अपने रेट पे। तो एक मेंटर, एक एडवाइजर आपको बहुत जरूरी है, जो आपको टाइम टू टाइम पे गाइड करे, जो टाइम टू टाइम पे आपको मोरल बूस्ट अप करे, जो टाइम टू टाइम आपके पेशेंस का लेवल टेस्ट करते चले, जिसमें हम जैसे आपको एक गारंटी देती है कि भाई आप हमारे साथ करें तो हम एटलीस्ट 15 से 20% ईयर बाय ईयर आपको रिटर्न निकाल के देंगे। काम आप ही करेंगे, सब आप ही करेंगे, बट हम आपको एडवाइस करेंगे कि भाई इस सेक्टर में, इस शेयर्स में, इस स्टॉक में आप पैसा लगाएं, और एक हाईली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना के आपका 15 से 20% कम से कम निकले वो। तो ये आज हमने कुछ चर्चा करी, बेसिकली कुछ बड़े शेयर मार्केट है जो जिनको हम देखते हैं या जिस पे स्टडी करके वॉच करते हैं, जिसमें एक नैस्डैक है जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज लंदन का है, एक आपका शंघाई है सिंगापुर का, डाउ जोन्स है यूएसए का, और टोक्यो है जापान का। ये मेजर शेयर, ये मेजर हमारे मार्केट है जिसको हम देखते हैं, जिसपे हम वॉच करते हैं कि भाई ये इनका मूवमेंट कहाँ जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग बाकी के मार्केट डिसाइड करते हैं। तो सर मेरा एक सवाल है, मतलब एग्जैक्टली जो अभी हमने बात की उससे रिलेटेड नहीं, लेकिन दिमाग में चल रहा था मैं जैसे किसी नए शेयर का, जैसे आपने बताया किसी भी शेयर का किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के पहले ऐसे उसका ड्यू डिलिजेंस करते हैं कि कंपनी कितनी अच्छी है, कंपनी का बिजनेस कैसा है, और पॉलिसी से कितना उसको फायदा मिल सकता है, या फिर फ्यूचर उसका मतलब कितना स्ट्रांग लग रहा है, ये सारी चीजें। तो और जैसे हम उसका ये जो रिजल्ट्स आते हैं, जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, उसको भी जैसे हम एनालाइज करते हैं। तो इस कोर्स में हम उस चीज पर भी थोड़ा फोकस हमारा रहेगा क्या, कि अगर सपोज मुझे किसी कंपनी के बारे में स्टडी करना है, कोई नई कंपनी है, भले ही बड़ी हो या छोटी हो, उस पे स्टडी करते समय कि उस कंपनी की डिटेल्स की, उसका लास्ट 2-3 क्वार्टर का रिजल्ट कैसा हुआ है, उसको किस तरह से डिटेल में स्टडी करना, एंड हाउ टू मेक सेंस ऑफ इट, कि भाई अभी भले ही लग रहा है कि प्रॉफिट उतना नहीं है, लेकिन इस क्वार्टर में कम हुआ, लेकिन फ्यूचर में प्रॉफिट बढ़ सकता है, या फिर बेसिक अपन कवर करेंगे सर, उसको करेंगे ना। वो ये पार्ट है जो मतलब मैं इंटरेस्टेड होऊंगा जानने में कि नहीं सर, अपन कवर बेसिस जिस पे हम इन्वेस्ट कर सकें। जी एक्चुअली सर देखिए क्या होता है, मार्केट में हम स्टडी करते हैं 3 तरीके से उसका काम होता है। एक फंडामेंटल होता है, कंपनी का फंडामेंटल चेक किया जाता है कि भाई वो कितना स्ट्रांग है, उसका बिजनेस वॉल्यूम क्या है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, कौन प्रमोटर है, प्रमोटर का टेक रिकॉर्ड क्या है, वो सारी चीजें फंडामेंटल स्टडी में आती है सर। दूसरी सर एक आती है टेक्निकल। आजकल आपने देखा होगा सॉफ्टवेयर में बार बनते हैं, ग्रीन और रेड कलर के बार्स में काम होता है ना। और तीसरा होता है सर वॉल्यूम बेस। ये 3 पैरामीटर्स होते हैं इसमें स्टडी करने के। तो सबसे जो सटीक अगर हम बात करें तो वो फंडामेंटल होता है सर।
फंडामेंटल जिसमें हम आपको ये बताते हैं कि भाई कंपनी की ग्रोथ कैसी है, इसको कैसे इसको देखा जाए, इसका ईपीएस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका पर कैपिटा कितना है, मार्केट का कैपिटलाइजेशन कितना है, प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है, ये जो सारे मेजर होते हैं ये अपन कवर करेंगे सर। टेक्निकल पार्ट भी अपन कवर कर सकते हैं, लेकिन टेक्निकल पार्ट उतना एक्चुअली सही होता नहीं है सर। जब मार्केट क्रैश होता है ना तो सारे टेक्निकल्स काम नहीं करते, लेकिन फंडामेंटल करते, क्योंकि एक दिन में किसी कंपनी की ओवर द नाइट पूरी पोजीशन नहीं चेंज होती। कोई कंपनी कल तक अच्छी थी, आज एकदम खराब हो जाए, ऐसा नहीं होता। लेकिन क्योंकि टेक्निकल चार्ट्स में कुछ भरोसा नहीं है, मार्केट गिरा तो जो अप एंड डाउन होते हैं वही वो स्क्रीन पे शो होता है। और एक और सवाल था सर, और जैसे ये भी हम देखते हैं कि जैसे कुछ कंपनीज है जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, ठीक है, तो लेकिन स्टॉक बढ़ नहीं रहा, या फिर होता है ना कि इस कंपनी का इस स्टॉक का अभी जैसे मनी कंट्रोल पे या बहुत सारे इस पे रहता है कि एक रेंज देते हैं कि इतने तक सपोर्ट है। मुझे बहुत ज्यादा ये सब समझ में नहीं आता है कि मतलब अगर ये शेयर गिरेगा तो यहाँ पर इसको लोअर एंड पे सपोर्ट है, अगर ऊपर बढ़ेगा तो इधर यहाँ तक उसको इसके ऊपर चैलेंज है, उसके ऊपर जाना। तो ये जो पार्ट है कि कोई स्टॉक अगर अभी जैसे सपोज जैसे अदानी ग्रीन है, वो 1800-1900 पे चल रहा है, तो उसका एक सॉलिड वैल्यूएशन क्या होना चाहिए अभी? क्या अगर मैं नया स्टॉक खरीद रहा हूँ तो 1900 देख के मैं, क्योंकि अदानी है ठीक है, ये मान सकते हैं कि लॉन्ग टर्म अच्छा रहेगा, लेकिन कि ये ओवर वैल्यूड है, ओवर प्राइस्ड है कि अंडर प्राइस्ड है, ये सब कैलकुलेशंस, ये सब हाँ सर, ये एक्चुअली क्या होता है सर कि ये पी रेशियो पे अपन काम करते हैं कि एक्चुअली क्या होता है, इसको कैलकुलेट कैसे होता है कि हम अगर जैसे अदानी ग्रीन की बात कर रहे हैं तो अदानी ग्रीन के साथ में जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर या एनर्जी सेक्टर जो काम करता है उसका ओवरऑल पी क्या है सर, उससे हमारा स्टॉक का अदानी का पी क्या आ रहा है उस पर डिपेंड करता है सर। मतलब अगर वो स्टॉक सेक्टर के पी से कम है तो उसमें पोटेंशियल है, और अगर वो सेक्टर के पी से ज्यादा है मतलब वो ओवर वैल्यूड है, तो उसमें कोई करेक्शन की संभावना है सर। ये अपन करेंगे कवर, ठीक है सर, ये टेक्निकल पार्ट अपन कवर करेंगे इसके अंदर, तो इसमें अपने को क्लियर हो जाएगी सारी चीजें। बाकी सर देखिए इसमें भी क्या है, जैसे ग्रीन एनर्जी, तो एनर्जी सेक्टर पे फोकस बहुत है गवर्नमेंट का, है ना। तो ओवरऑल अगर हम बात करें 2 साल 3 साल तो शेयर अच्छा है वो। वैसे अदानी के स्टॉक्स सर, मैंने जितने में ट्रैक करता हूँ मैंने देखा है सारे के सारे जिस सेक्टर में हैं उससे ज्यादा ही उनका पी है, लेकिन क्योंकि अदानी साहब पे मोदी जी का हाथ है, उनकी थोड़ी कृपा होगी या फिर गुजराती है इस रीजन से, जिस रीजन भी, लेकिन फ्यूचर उसके बावजूद भी अदानी के स्टॉक्स का मुझे लगता है कि अभी भी फिलहाल तो कुछ टाइम तक तो अच्छा ही है। नहीं सर देखिए, 2 बातें। पहली बात तो ये है कि भाई गवर्नमेंट सपोर्ट तो नेचुरली कोई भी बिजनेस कर रहा है इसको चाहिए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो बात सही है। दूसरा, अभी अदानी का पी थोड़ा सा इसलिए बढ़ जाता है सर क्योंकि अभी इन्होंने बहुत ज्यादा टेक ओवर की है। जैसे अदानी पोर्ट की बात करते हो, अदानी पोर्ट ने बैक टू बैक अभी काफी सारे टेक ओवर किए, तो भाई उसके कारण से हो सकता है कि क्वार्टर की बैलेंस शीट भी अच्छी नहीं है, रिजल्ट भी अच्छे नहीं है, या 2 क्वार्टर तक रिजल्ट अच्छे नहीं है, क्योंकि उसका कारण है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हुआ है तो लॉस शो करे। बट आने वाले 2 साल 3 साल में वो रिटर्न देगा सर। तो ठीक है सर, मतलब ऐसा ग्रुप वाइज भी करें। दूसरा सब आप देखोगे अदानी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत नीट एंड क्लीन है। उनका ओवरऑल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट काफी अच्छा है। मैंने देखा जैसे पोर्ट्स भी हो गए, जो भी मुंद्रा पोर्ट है या फिर जो भी और भी पोर्ट्स जो ऑपरेट कर रहे हैं, वो मतलब वन ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट है इंडिया में जो पोर्ट्स है। हाँ सर, वो भी है। दूसरा देखिए, उन्होंने जितने भी आज के डेट में उनके जहाँ भी इश्यूज है वो सारे के सारे मतलब टॉप मूविंग सेक्टर्स में काम कर रहे हो। अब अदानी ग्रीन को ले लो, अदानी सॉल्यूशन को ले लो, अदानी आपका पोर्ट को ले लो, है ना, अदानी का आपका जो गैस है उसको ले लो। तो ये सारे के सारे जो सेक्टर्स है वो सब बिल्कुल टॉप मूविंग सेक्टर में काम कर रहे हैं।
दूसरा आज की डेट में प्रमोटर का मीट एंड क्लीन होना बहुत जरूरी है सर, अदरवाइज क्या है सत्यम की कहानी बनते देर नहीं लगती। तो उस मामले में अदानी काफी अच्छा ट्रैक रखते हैं। दूसरा भाई गुजराती है तो उनका ब्लड में बिजनेस है। ये पूरी रिकॉर्डिंग जी वो तो है। ये पूरी रिकॉर्डिंग पहले यूट्यूब तो ये कई कारण है सर अदानी ग्रुप, हालांकि जैसे अपन इन्वेस्टमेंट करते भी है मान लीजिए, तो हम कभी भी ये नहीं होता कि एक सेक्टर में या एक ग्रुप पे या पर्टिकुलर एक एरियाज में सारा इन्वेस्टमेंट करें। मेरा ये मानना है कि अगर आप मान लीजिए जो भी अमाउंट लगाते हैं आपका किसी भी सेक्टर में या किसी भी स्टॉक पे 10% से ज्यादा का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि भाई हमको रिलायंस पसंद है तो हमने सारा पैसा ही उठा के रिलायंस में डाल दिया, या अदानी पसंद है तो अदानी में डाल दिया। ऐसा आपको कम से कम आपके पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक तो रखने ही चाहिए अलग अलग सेक्टर के, तभी आप जाके उस पर ग्रोथ ले सकते हो। क्योंकि ऐसा कभी भी हो सकता है जैसे अभी अदानी ग्रुप के साथ ही हुआ, 8 महीने पहले इनकी पूरे शेयर ही 50% से ज्यादा डाउन हो गए एक रिपोर्ट के कारण। तो ऐसा अगर हमारा सारा पैसा एक ही सेक्टर एक ग्रुप में लगा है तो नेचुरली उस दिन पोर्टफोलियो हमारा पूरा मतलब वो बहुत ज्यादा बीपी बढ़ाने वाला काम हो जाएगा। तो एक आइडियल सजेशन होता है कि भाई हमको कम से कम अपने पोर्टफोलियो में 10% से ज्यादा एक्सपोजर ना लेते हुए 10 स्टॉक रख रहे हैं। बाकी अपन आगे इस पे भी बात करेंगे कि हमारा एक आइडियल पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए, कितना हम उसको रिस्क को कैरी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जो बड़े स्टॉक्स है उसमें मूवमेंट उतना फास्ट नहीं होता जितना स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में होता है। उसमें वो 4 दिन में पैसा डबल कर सकते हैं 15-15, 20-20% के सर्किट पे जाकर। लेकिन रिलायंस जैसी कंपनी को आज 500 रुपए भी बढ़ना है तो उसके लिए काफी मतलब बड़ा टास्क है वो, क्योंकि इतनी ज्यादा उसके इक्विटीज मार्केट में इतने ज्यादा शेयर्स हैं कि 500 रुपए बढ़ाते बढ़ाते हालत खराब हो जाती है। पर छोटी कंपनी के लिए ऐसा नहीं है, तो वो एक फंडामेंटल अपन उस पर भी चर्चा करेंगे कि क्या आइडियल पोर्टफोलियो होना चाहिए हमारा। तो ये अपना आज एक तरह से बेसिक हुआ है। इसमें अगर कोई डाउट हो कुछ क्वेश्चंस हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, हालांकि थ्योरेटिकल पार्ट है ये पूरा। बीएससी क्या होता है? पूछो ना। नमन आपको डाउट है कुछ? नहीं मुझे भी कुछ नहीं है। अच्छा दीप्ति जी? नहीं सर क्लियर है, क्लियर। बेरोज जी? नहीं सर। है ना? तो आज अपना ये थ्योरेटिकल पार्ट था। अपन कल बाकी देखते हैं इसमें आगे कुछ और क्या अपन इसमें कर सकते हैं। बाकी अपना 3 क्लास थोड़ा सा बेसिक ही रहता है, उसके बाद आपका फिर अपन प्रैक्टिकल्स पे काम करते हैं। तो आज की क्लास एंड करें? जी सर। है ना? चलिए कल मिलते हैं। जी जी थैंक यू। थैंक यू सर, गुड नाइट।